गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप जब भी मेरा ये वीडियो देखें, आपके लिए तब प्यारा सा सुप्रभात, प्यारी सी गुड मॉर्निंग, प्यारी सी गुड इवनिंग एंड प्यारा सा गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जिसका नाम होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। अच्छा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तब ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और बिलीव कर लीजिए, ये एक ऐसा इजी सा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस, जिसके कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए, अगर इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, तो फिर ये आपको फ्री में मार्क्स दे के जाता है। और जो इनके क्वेश्चंस को नहीं कर पाता है, वो फिर किसी कंपटीशन की तैयारी ही नहीं कर रहा है। तो ग्रेविटेशन एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसपे हम नीट जेई जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और 6 से 7 वीडियो में इसे खत्म करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट ग्रेविटेशन। जब ग्रेविटेशन की बात आती है, तो सबसे पहले माइंड में बात यही आनी चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, दैट व्हाट इज अ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही समझना है कि ग्रेविटेशन क्या है। जब हम ग्रेविटेशन को समझ लेंगे, तो फिर उसकी आगे की चीजें अपने आप हमारे समझ में आने लगेगी। ग्रेविटेशन नाम से तो कुछ और लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं है। व्हाट इज अ ग्रेविटेशन? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, दैट व्हाट इज ग्रेविटेशन, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है दैट व्हाट इज अ ग्रेविटेशन, देन आंसर इज हियर दैट ग्रेविटेशन इज नथिंग। ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं है। ग्रेविटेशन इज नथिंग, ओनली ऑन ग्रेविटेशन इज फोर्स। ग्रेविटेशन क्या है? एक फोर्स है। अच्छा, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। कैसा फोर्स है? किस तरीके का फोर्स है? किसने कह दिया ग्रेविटेशन फोर्स है? यस, दैट आंसर इज राइट। व्हाट इज अ ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन और कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशन केवल एक फोर्स है। अब प्रश्न का आंसर आ गया फोर्स। अब किस तरीके का फोर्स है? क्वेश्चन के आंसर आ गया फोर्स। अब ग्रेविटेशन किस तरीके का फोर्स है, हमें यह जानना है। तो ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। एक्चुअली में होता क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट in the universe, every object in the universe attract, every object in the universe attract every other object, every object in the universe attract every other object with a force, with a force। समझना, every object in the universe attract every other object with a force, every object in the universe attract every other object with a force। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वो दूसरे वस्तुओं को किसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, यानी कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अट्रैक्ट कर रही हैं, इसका मतलब वो एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई कर रही हैं। और वो फोर्स कैसा है? अट्रैक्शन का है। सामने कैमरा है, सामने ये बुक्स हैं, सामने ये सब कुछ है, ये सब मैं हूं। मैं इस कैमरे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये बोल्ट मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ फोर्स। Every object in the universe attract every other object with a force, and that force is called gravitation. And that force is called gravitation. तो व्हाट इज ग्रेविटेशन का सिंपल सा फंडा है, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स। ग्रेविटेशन कुछ नहीं है भाई साहब, ग्रेविटेशन सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। और कैसा फोर्स है हमें पता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। और जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, वही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज नथिंग,
ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशन इज नथिंग, कुछ भी नहीं है ग्रेविटेशन। यहां पर अगर कोई बॉडी m1 मास की है और अनदर बॉडी m2 मास की है, तो m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और जब अट्रैक्ट कर रही है यानी एक फोर्स अप्लाई कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है यानी एक फोर्स अप्लाई कर रही है। m1 m2 को किसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट सेंटेंस इज राइट। m1 m2 को किसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मींस m1 के रीजन से m2 पर जो फोर्स लग रहा है, सपोज F21 ले लेता हूं मैं, F21 सेकेंड मास पर फर्स्ट मास के रीजन से लगने वाला फोर्स, समझना। F21 सेकेंड मास पर, कौन से पर? सेकेंड मास पर फर्स्ट बॉडी की वजह से या सेकेंड बॉडी पर फर्स्ट बॉडी की वजह से लगने वाला फोर्स F21। और m2, ये m2 है, m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैं इसे ले लेता हूं F12, पहली बॉडी पर सेकेंड बॉडी की वजह से लगने वाला फोर्स। m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और m2 m1 को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वही फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन कहलाता है। तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूं ग्रेविटेशन क्या है। What is gravitation? What is gravitation? Gravitation is nothing. Gravitation is a force. Every object in the universe attract every other object with a force, and that force is called gravitation. ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रही हैं। जो अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे पर ये ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रही हैं वही अट्रैक्शन फोर्स, उसी अट्रैक्शन फोर्स का एक दूसरा नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशन सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, और ऐसा फोर्स है जो एवरी अदर ऑब्जेक्ट, अगर आप इस समय चेयर पे बैठ के पढ़ रहे होगे, सामने आपके बुक होगी, कॉपीज होगी, मोबाइल हो सकता है, तो वो मोबाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा और आप मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहे होगे, आपकी बुक आपको अट्रैक्ट कर रही होगी और आप बुक को अट्रैक्ट कर रहे होगे। अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे पर आप लोग लगा रहे होंगे, एंड दैट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशन। दैट ग्रेविटेशन इज नथिंग, ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्शन का फोर्स है। कैसे अट्रैक्शन का फोर्स है? इस तरीके के अट्रैक्शन का फोर्स है, दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। चलो, अब हमारे पास वही तो मैं बता रहा हूं कि इस संसार में नेचुरली 4 तरीके के फोर्स है। 4 टाइप ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स नेचुरली प्रेजेंट है, जो नॉन कॉन्टेक्ट टाइप के हैं और नेचुरली हैं इस संसार में। हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है इन्हीं 4 फोर्सों में से एक है। हमारे नेचर पे जो 4 टाइप के फोर्स अवेलेबल है, उन 4 टाइप के अवेलेबल फोर्स में हमारा ग्रेविटेशन बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स आता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहला फोर्स होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरा फोर्स हमारा ग्रेविटेशन ही है, दूसरा फोर्स हमारा ग्रेविटेशन ही है। तीसरा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के रखा हो। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इस यूनिवर्स में 4 टाइप के फोर्स हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सेकंड ग्रेविटेशन फोर्स, थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 टाइप के नेचुरल फोर्स हमारे यूनिवर्स में है। तो इनमें से ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है। मींस आई वांट टू ओनली से दैट 4 नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक आरा, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 टाइप के फोर्स हमारे नेचुरल पे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हैं जो प्रेजेंट हैं। और इन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो प्रेजेंट है उसमें से ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है। वही मैं बता रहा हूँ, ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, एक फोर्स है जो नेचुरली लगता है। नेचुरली लगने का मतलब ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशन। ये नेचुरली फोर्स है, अपने आप प्रेजेंट होते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, बॉडी कॉन्टेक्ट पे नहीं रहती है, उसके बावजूद भी ये फोर्स वर्क करने लगते हैं। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा कि ग्रेविटेशन क्या है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। जो ये 4 टाइप के इंपॉर्टेंट नेचुरली फोर्स हैं उनमें से हमारा ग्रेविटेशन भी एक बहुत अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है।
ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशन क्या है। कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। ग्रेविटेशन का कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ एक फोर्स है, नेचुरली फोर्स है। जो हमारे प्रेजेंट फोर्सेस हैं, 4 टाइप के फोर्स, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट है जो कि नेचुरली फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज की वजह से आता है, जो आप 12th में पढ़ोगे, प्लस की और माइनस की, इन चार्ज की वजह से आता है। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है। मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्शन का हो सकता है और मैग्नेटिक फोर्स भी रिपल्सन का हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्ट भी करता है और रिपल भी करता है, मैग्नेटिक फोर्स भी अट्रैक्ट करता है और रिपल भी करता है, लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है, इट ऑलवेज बी अ अट्रैक्शन, ये हमेशा अट्रैक्शन का होता है। ये नहीं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रिपल कर रहा हो, एक दूसरे से दूर भाग रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स दैट ऑलवेज बी अट्रैक्शंस, जो हमेशा अट्रैक्शंस देगा, जो हमेशा अट्रैक्शन करेगा। मींस ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होगा। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ये कभी रिपल नहीं कर सकता, ये अट्रैक्ट ही करेगा। बट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्ट भी करती है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो रिपल भी करती है। आप लोग इनकी प्रॉपर्टीज को 12th के पहले चैप्टर में ही पढ़ोगे, बहुत अच्छी और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां तो हम ग्रेविटेशन के धागे खोल रहे होंगे और जब 12th में जाओगे तो आप लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के धागे खोल रहे होगे कि ये भी भैया अट्रैक्ट करते हैं। समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक भी अट्रैक्ट करती है, ऐसा थोड़े ना कि इलेक्ट्रिक अट्रैक्ट नहीं करेगी, उसके पास भी कुछ है भाई साहब, तो अट्रैक्ट तो करेगी ही करेगी। और मैग्नेटिक फोर्स वो तो अपने आप पे अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक को तो आप समझते हो, लेकिन मैग्नेटिक भी रिपल्सन फोर्स को भी अप्लाई करता है, उसका मन करता है वो भगा देता है, उसका मन करता है अट्रैक्ट कर लेता है। मींस इलेक्ट्रिक भी अट्रैक्शन दिखाती है और रिपल्सन दिखाती है समय समय पर, लेकिन ये भाई साहब बहुत सीधे और बहुत भोले हैं, ये हमेशा अट्रैक्शन ही रखते हैं, इनके पास रिपल्सन नहीं है। ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अ अट्रैक्शन फोर्सेस। तो अब आपको समझ में आया होगा व्हाट इज ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्शन का होता है और किसी तरीके का नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं ग्रेविटेशन पे कुछ और टर्म की। अच्छा, अब आपने पढ़ लिया ग्रेविटेशन क्या है, तो आपने पाया कि ग्रेविटेशन एक अट्रैक्शन फोर्स है। ग्रेविटेशन एक अट्रैक्शन फोर्स है। ग्रेविटेशन एक अट्रैक्शन फोर्स है। अब ग्रेविटेशन एक अट्रैक्शन फोर्स है। अब मैंने बता दिया कि m1 m2 पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, m2 m1 पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, आपने कह दिया सर जी ये तो बता दिया ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर। अच्छा ठीक है, बहुत सही। अब आप हमें ये बताइए कि सर कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है। भैया हमको तो बताना आता नहीं है, हम क्या जाने, लेकिन फिर भी न्यूटन भाई साहब ने बता के रखा है। अब न्यूटन के नाम से तो सब चीज परिचित, तो पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, और आप लोग कहते हो एप्पल की जगह पेड़ गिरा होता और न्यूटन वहीं निपट गया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूटन क्यों निपटता? अगर न्यूटन निपट जाता तो दुनिया भर की चीजें जो आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, दुनिया भर के फिनोमिना जो आप सॉल्व कर रहे हो, वो कैसे करते? खैर, न्यूटन की कहानी में क्या दम है क्या नहीं दम है, पेड़ के नीचे बैठा था या फिर विंडो से झांक रहा था, इससे क्या लेना देना। न्यूटन ने हमको बताया है एक लॉ, आपने 3 लॉ ऑफ न्यूटन पढ़े होंगे, 3 लॉ ऑफ न्यूटन मोशन से रिलेटेड पढ़े होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का ये लॉ उन लॉ से बहुत ही डिफरेंट है, अलग है, उन लॉ पे इसकी काउंटिंग नहीं होती। that law is called Newton's gravitation's law. That law is called Newton's gravitation's law. अच्छा, न्यूटन ने 3 लॉ दिए, एक लॉ और दे दिया जो ले लो, अब हम देने वाले हैं आपको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन ने, अब आपको ये तो पता चल गया कि ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, एक फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्शन हो रहा है, और वही अट्रैक्शन क्या कहला रहा है? न्यूटन्स ग्रेविटेशन, वही अट्रैक्शन क्या कहला रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। न्यूटन भाई साहब ने बता दिया कितना अट्रैक्ट करोगे। अच्छा, न्यूटन के अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, हियर इज अ मास, हियर इज अ बॉडी, दैट मास इज m1। न्यूटन्स ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन ने बताया कि ये कोई बॉडी है जिसका मास m1 है, और ये कोई दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है। m1 m2 से r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। बहुत सही, शाबाश। m1 m2 से r डिस्टेंस पर है।
अब आपने पढ़ा है कि यहाँ पर ग्रेविटेशन वर्क करेगा, एक फोर्स वर्क करेगा, m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा, m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? तो न्यूटन ने बताया, न्यूटनास ग्रेविटेशन लॉ विच अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसे 9th में भी पढ़ा ही होगा, फिर भी इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। न्यूटन ने बताया कि फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जिस अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती है, दैट अट्रैक्शन फोर्स इज directly proportional to multiplication of both object mass। मीन्स न्यूटन ने बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच पे लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Means F is directly proportional to m1 into m2, where m1 is the mass of the first object and m2 is the mass of the second object। According to the Newton ने बताया that attraction force is directly proportional to multiplication of both mass, multiplication of the mass of both object। According to first law of according to Newton, that attraction force is directly proportional attraction force is directly proportional to multiplication of both mass of bodies। F is directly proportional to m1 into m2। अच्छा, अट्रैक्शन फोर्स क्या है? अट्रैक्शन फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ मास ऑफ द बॉडी। मींस इन दोनों के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो दोनों ऑब्जेक्ट के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। न्यूटन ने एक पॉइंट ये बताया। न्यूटन यहीं पर नहीं रुके, न्यूटन ने दूसरा पॉइंट दिया। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ द अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस अट्रैक्शन फोर्स इज inversely proportional to square of the distance of ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, उसकी स्क्वायर का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। न्यूटन ने ये दो चीजें बताई कि वो फोर्स कितना होगा। आप तो ये तो समझ गए, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, तो फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशन टू ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो निकाल रहे हैं। तो न्यूटन ने बताया कि जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, दैट अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बोथ मास। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और फिर न्यूटन ने बताया कि अट्रैक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब दो पॉइंट आपने समझ लिए कि अट्रैक्शन फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। मींस अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मास एंड अट्रैक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द बोथ मास। attraction force is inversely proportional the square of the distance of the both mass। दोनों मास के स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन, दोनों मास के स्क्वायर के इनवर्स, दोनों मास के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अट्रैक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमने ये पढ़ लिया, हमने इन दो पॉइंटों को पढ़ा। अब इन दो पॉइंटों को हमने अपने माइंड में डाल लिया कि न्यूटन ने बता के रखा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू
m2 and f is indirectly proportional to 1 upon r square. It is equation number first and it is equation number second. अब न्यूटन ने इन दोनों पॉइंटों को मिक्स कर दिया फ्रॉम इक्वेशन, मिक्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मिक्स इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मिक्स कर दो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब मिक्स कर देते हैं तो हमें पता चलता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए न्यूटन ने एक कांस्टेंट का यूज किया, दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट कैपिटल जी। f इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन r square and that is called Newton's gravitation's law. That equation is called Newton's gravitation's law. F अट्रैक्शन फोर्स है जो m1 m2 पर अप्लाई कर रहा है और ये वही सेम फोर्स है जो m2 m1 पर अप्लाई कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे। न्यूटन का थर्ड लॉ तो आपने पढ़ा होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन m1 m2 पर अप्लाई कर रहा है, m2 m1 पर अप्लाई कर रहा है। तो फाइनली हमारे सामने है कि किस फोर्स से अप्लाई करेगा। g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 क्या है? दोनों के मास है। r क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है। f इज इक्वल g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ द g, एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ द g, व्हाट द वैल्यू ऑफ द g। तो न्यूटन ने जो g की वैल्यू दिया है 6.67 इंटू 10⁻11। ये फिक्स है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी है। कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहां से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, फोर्स को लिखेंगे न्यूटन, लिख दिया न्यूटन, आर स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, किलोग्राम किलोग्राम अपान पे आएगा किलोग्राम। मीन्स अगर मैं जी की वैल्यू निकालूं तो जी बराबर आपका आ जाएगा फोर्स आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यहां से f की न्यूटन, r की मीटर एंड m1 m2 का किलोग्राम एंड किलोग्राम दोनों को मिलाकर के हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो जो g की वैल्यू आ जा रही है, ये तो मैंने इसको निकालने के लिए लिख दिया, यूनिट निकालने के लिए लिख दिया। तो फोर्स इज इक्वल g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और g की जो कांस्टेंट है ना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। भाई साहब ये जो कांस्टेंट है इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। आप आकाश में चले जाओ, पाताल में चले जाओ, धरती में चले जाओ, और चाहे तो ये कहीं नहीं बदलेगा। इट विल नेवर बी चेंज, इट विल नेवर बी चेंज, ये कहीं नहीं बदलने वाला है। कैपिटल जी यू कैन नेवर बी चेंज टू कैपिटल जी। अब कैपिटल जी की वैल्यू कभी नहीं बदलती, इसीलिए तो इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब ब्रह्मांड का कांस्टेंट है। अपने आप पे ये पापा जी हैं, इट कैन नेवर बी चेंज, कहीं नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, अभी एक टर्म आएगा स्मॉल जी, ये हर जगह बदलते हैं भाई साहब, इनकी ये वेरिएबल्स हैं। आप आकाश में हो तो बदल जाएंगे, पाताल में हो तो बदल जाएंगे, भाड़ में सॉरी ये बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है इन पे भरोसा मत करना, बहुत ज्यादा बदलते हैं, वेरिएबल प्राणी हैं। बट ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये कहते हैं कि आप कहीं भी चले जाओ मैं नहीं बदलूंगा, मेरी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर फिक्स है। सो इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। कि कैपिटल जी की वैल्यू इस संसार में नहीं, इस ब्रह्मांड में, आकाश पाताल चंद्रमा पर्वत ऊंचे नीचे धरती के अंदर धरती के ऊपर कहीं पर भी किसी भी जगह कैपिटल जी कैन नेवर बी चेंज। कैपिटल जी की वैल्यू कहीं नहीं बदलती, स्मॉल जी जो ग्रेविटी है ये बदलती रहती है। इस पर भरोसा मत करना, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम कैपिटल जी के धागे खोलते हैं। मींस व्हाट इज द कैपिटल जी? कैपिटल जी की वैल्यू कहीं ना बदलने वाली है भाई साहब, आप कहीं भी चले जाओ, आकाश पाताल और चाहे तो उसमें, बट कैपिटल जी ना बदलेगा। आप ना 50 उठक बैठक भी लगा लो फिर भी कैपिटल जी नहीं बदलेगा। लगा के देखो, अभी लगा के देखो, बदल जाए तो बताना। चलो, कैपिटल जी इज इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मींस इस फोर्स से अप्लाई करेगा, ये m1 m2 पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और m2 m1 पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जिसकी वैल्यू होगी f इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बड़े आसानी से अब आप निकाल सकते हो, अगर आपको पहले बॉडी का मास पता है, दूसरे बॉडी का मास पता है और दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, तो आप बड़े आसानी से इसकी वैल्यू को
को निकाल सकते हो, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स है। आप m1 m2 और r की वैल्यू को रखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस फोर्स से ये अट्रैक्शन लग रहा है। मींस इट इज कॉल्ड न्यूटन आज ग्रेविटेशनल लॉ। ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ कहलाता है। अब इस ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें तो ये ग्रेविटेशनल लॉ होता क्या है, ये ग्रेविटेशनल लॉ होता क्या है। चलो, ये ग्रेविटेशनल लॉ तो पहला तो आपने पढ़ लिया, इट इज ऑलवेज द अट्रैक्शन फोर्सेस। ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स का होगा। कैसा होगा? अट्रैक्शन फोर्स का होगा, कभी भी रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा। ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स का होता है और कभी भी इस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता। अच्छा, इसकी एक दूसरी क्वालिटी है ग्रेविटेशन फोर्स की। इस ग्रेविटेशन फोर्स की एक दूसरी क्वालिटी है, दिस the gravitation force is independent from medium, is independent from medium, is independent from मीडियम। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता कि भाई साहब मैंने पहले ही बता के रखा है m1 m2 फिक्स होते हैं। अगर उनकी डिस्टेंस फिक्स है तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि उसी डिस्टेंस को आप पानी के अंदर वाटर पे भी लेके चले जाओ, एयर में लेके चले जाओ, या किसी अदर मीडियम जैसे ऑयल वगैरह, तेल वगैरह के अंदर लेके चले जाओ, कहीं पर भी लेके चले जाओ, क्योंकि इस ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट रहता है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? मीडियम से इंडिपेंडेंट रहता है। अच्छा, अब समझना, मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए कि ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है और दूसरा किसका फोर्स होता है? ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। अब थर्ड पॉइंट में क्या आ सकता है? थर्ड पॉइंट में ये आएगा, इट इज valid for only point mass। अब ये तो थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट है कि ये पॉइंट मास के लिए कैसे वैलिड है। सर जी ये तो धरती के लिए भी वैलिड होता है, सर जी ये तो चंद्रमा के लिए भी वैलिड, मून के लिए भी वैलिड होता है, तो क्या भाई साहब ये पॉइंट मास है, छोटे छोटे मास है? एक्चुअली पे बात क्या है, ये ले लो अर्थ, ये ले लो मून, ले लिया, ये अर्थ ले लिया, ये मून ले लिया। इन अर्थ और मून की बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा है, मून पे खड़े होके आप अर्थ को देखोगे तो पॉइंट मास ही तो लगेगा, अर्थ में खड़े होके आप सन को देखोगे तो पॉइंट मास ही तो लगेगा, छोटा छोटा मास ही तो लगेगा। आप अब सन पे खड़े होकर के आप मून को देखोगे, इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है। आप अर्थ पे खड़े होके एज वेल एज आप अर्थ पे खड़े होके स्टार को देखते हो तो आपको इतना बड़ा स्टार दिखाई देता है। तो क्या इतना बड़ा स्टार है? ये अर्थ, यहां पर आप स्टैंडिंग हो, ये आप हो, ठीक है, ये आपका हाथ है, ये आपका मुंह है। अब आप समझ जाओ, ये आप हो, आपने स्टार को देख लिया। किसको देख लिया? स्टार। आप अर्थ पे खड़े होकर स्टार को देख रहे हो तो आपको ये पॉइंट के तरीके लग रहा होगा। तो क्या ये पॉइंट के तरीके? जाओ और अपनी आंखों का इलाज कराओ, ये पॉइंट के तरीके नहीं है, ये बहुत बड़ा मास है, इसका वेट पता नहीं कितना जाता है, लेकिन अर्थ पे खड़े हुए प्राणियों को यानी हम लोगों को यानी आप लोगों को ये एक पॉइंट मास के तरीके ही बिहेव करेगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत दूर दूर होती है। तो अब आपने समझा कि जो ग्रेविटेशन है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। थर्ड आपने पढ़ लिया कि ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये नीट पे आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशन फोर्स किसी मीडियम पे डिपेंड करता है। नो, नेवर। ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मीडियम, इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट मास। और ये केवल और केवल पॉइंट मास के लिए ही वैल्यू है, केवल और केवल पॉइंट मास पे ही डिपेंड करता है। फोन की जो बैटरी है वो बोल रही है, तो 1 सेकेंड मैं इसे चार्जिंग पे लगा लूं, फिर देखता हूं। चलो, अब आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि अट्रैक्शन फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स, ये हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। दूसरा मैंने आपको बताया ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तीसरा मैंने बताया ये इंडिपेंडेंट है। कैसे? किससे इंडिपेंडेंट है? ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट मास। और फिर मैं आपको एक चीज और इसमें बता दूं, फोर्थ पॉइंट में आप लिख लो
कि F1 M1 M2 पर सपोज एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, M1 M2 पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा 1 2 1 की वजह से, बाय द रीजन ऑफ द 1 2 पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, और M2 M1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा 2 1 M1 M2 M1 पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा 2 1, 2 के रीजन से 1 पर एक फोर्स, और 1 के रीजन से 2 पर एक फोर्स, और 2 के रीजन से 1 पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। M1 जो M2 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये होगी, M2 M1 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये होगी। मींस हम कह सकते हैं M21 इज इक्वल माइनस M12। ये पॉइंट समझना। मींस ये न्यूटन के थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन एंड रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हो रहे होते हैं, और ये जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पर अप्लाई हो रहे होते हैं इक्वल क्वांटिटी के हैं, इक्वल क्वांटिटी के, सेम क्वांटिटी के हैं, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे हैं। मींस न्यूटन्स के एक्शन एंड रिएक्शन लॉ को प्रूव कर रहे हैं। और मैंने आपको पता ही है कि एवरी फोर्स लाई विथ अ पेयर्स, हमेशा फोर्स जो है वो पेयर्स में लाइज होते हैं। और इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी फोन की साथ नहीं दे रही है और सिस्टम से सही नहीं है। इस चैप्टर के रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी पॉइंट्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे, और विथ ग्रेट क्वालिटी धीरे धीरे इंक्रीजेस क्वालिटीज आएंगी। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, देन आपको कुछ इससे नॉलेज मिला हो, तो आप समझ सकते हैं मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। कहूँगा नहीं, लेकिन इस चैप्टर्स और इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की जो अगली वीडियो आएगी वो बहुत जबरदस्त होगी। और इस चैप्टर से इस टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड तो अप्रॉक्सिमेटली 8 to 10 वीडियोज आएंगे जिसमें इस पूरे चैप्टर को नीट और जेई के साथ क्लियर कर रहे होंगे। डोंट वरी। तो ये था ग्रेविटेशन, और ये थे ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक, और ये था ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, इसके न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल के साथ और ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स को हम आगे फिनिश कर रहे होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।